नीतिशास्त्र को या मोरालिटी मोरालिटी यानी नैतिकता और नीतिशास्त्र, इसमें माइनर डिफरेंस है, विशेषण और विशेष वाली ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं, उसको हम लोग क्वेश्चंस वाइज समझ लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल में हम लोग मोरल वैल्यूज़ को, मतलब जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका निर्धारण कैसे होता है। कल हमने पढ़ा था क्या, जो हमारी एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स और कंसिक्वेंसेस, ठीक है ना, नैतिकता के निर्धारण एवं परिणाम, नैतिकता के निर्धारण एवं परिणाम, कौन सा परिणाम है ना, कंसिक्वेंसेस, ठीक, वो हम लोग जो पढ़े थे वो ये, ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, जो मैंने कल पढ़ा है इसी पे पढ़ने में है। आप लोग इन चीज़ों को जो मैंने पढ़ाया है सारी चीज़ें यही मिल जाएगी, ठीक है ना, समझने में कोई मतलब कठिनाई नहीं है। यानी जैसे हमने बताया था मानवीय कृत्यों में नैतिकता के निर्धारक एवं परिणाम, यानी डिटरमिनेंट्स एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। चैप्टर का नाम क्या है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है ना, ये पहला पोर्शन है, ठीक, क्लियर। हमने आपको कल 3 आयाम बताए थे, 3 तरीके बताए थे कि हमारा पूरा पेपर 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक दार्शनिक पक्ष, ठीक है ना, दार्शनिक पक्ष, दार्शनिक यानी फिलोसफर्स के व्यू क्या है, ठीक है ना, फिलोसफर्स के व्यू क्या है, इन पे हम लोगों का पूरा पक्ष निर्भर करता है। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा मनोवैज्ञानिक था, यानी साइकोलॉजिकल, ठीक है ना। एक साइकोलॉजिकल व्यू होता है कि हमारी साइकोलॉजी किस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, क्लियर। और तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा किस पर था, प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू, तो तीनों पे ही प्रश्न आते हैं, दार्शनिकों पे, ठीक है ना, किसी टॉपिक को लेकर के, ठीक। दूसरा अगर आए तो हमारा साइकोलॉजिकल आ जाए, मनोवैज्ञानिक आ जाए, और तीसरा पक्ष जो हमारा है वो हमारा मेन पक्ष है, जो आता ही आता है वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में आप लोग जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, ठीक है ना, क्लियर। तो उसे तो पढ़ना ही पड़ना। अब यहाँ क्या है कि नैतिकता जो है, नैतिकता के निर्धारक एवं परिणाम जो है, मतलब डिटरमिनेंट्स एंड कंसीक्वेंसेस। यहाँ क्या है, हमने आपको बताया था कि मेन चीज़ ये जानिए, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ते रहिए, ठीक। मैं आपको कोई भी टॉपिक, चूँकि सिलेबस ज़्यादा बड़ा, मेन जो चीज़ें आपको समझनी है वो समझनी है। अगर हम लोग नैतिकता का निर्धारण कर रहे हैं तो उनके लिए जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, डिटरमिनेंट्स हैं, निर्धारक तत्व जो है वो ये कौन कौन से हैं। पहला है कृत्य, जो हमने कल बताया था एक्ट, ठीक है ना, क्लियर। कृत्य है अपने आप में नैतिक या अनैतिक, मतलब नैतिक कृत्य ले लीजिए या अनैतिक कृत्य ले लीजिए। दूसरा हमारा क्या था, कर्ता, कर्ता यानी एक्टर, कर्ता यानी एक्टर जो करता है। तीसरा क्या, पीड़ित, पीड़ित यानी विक्टिम, लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी, ठीक है ना, क्लियर। चौथा हमारा है इरादा या प्रयोजन, यानी इंटेंशन कहा जाता है। इरादे को क्या कहा जाता है, इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन कैसा है, नैतिक है कि अनैतिक है, ये भी निर्धारक है, ठीक है ना, क्लियर। अगला है परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस, जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, हमने ये काम किया, चाहे वो नैतिक कार्य हो चाहे वो अनैतिक हो, वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन पहले डिपेंड किस पे करेगा, किन सर्कमस्टांसेस में किया गया, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद हमारा था परिणाम, कंसीक्वेंसेस, कि कंसीक्वेंस हमारा क्या था, परिणाम क्या था, कि ये करने के बाद जो परिणाम आया वो नैतिक है कि अनैतिक परिणाम आया, ठीक है ना। अगर हमने किया और परिणाम नैतिक आया तो रिजल्ट हमारा क्या माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। अगर परिणाम बुरे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप किए हो, आपका क्या परिणाम अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, अनैतिक अगर है, ठीक है ना। तो नैतिक और अनैतिक इन 6 डिटरमिनेंट्स से क्या होते
हैं, मापे जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या कहा है। सबसे पहले कृत्य के बारे में कहा है, यानी एक्ट के बारे में कहा है। कल मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, एग्जाम्पल ये दिया था कि मान लो कि कई जगह फांसी दी जा रही है ज़्यादातर, 2 कंट्रीज हैं, 2 नेशंस में। एक नेशन में करीब 1 वर्ष में मान लो 400 फांसी दे दी गई, और एक कंट्री में उसी जगह 50 फांसी दी गई। ठीक है, क्लियर? तो किस कंट्री को आप अच्छा मानोगे, नैतिक मानोगे? 50 वाली। जिसमें 50 है। कुछ वहाँ क्या है, वहाँ लिबर्टी है। लिबर्टी हमारे समाज में किसी को भी क्षमा करना, ये भी एक नैतिकता, एक नैतिक मूल्य आता है कि नहीं आता है? कहा भी जाता है कि भाई क्षमा करो यार, आगे बढ़ो, है कि नहीं, माफ करो। ठीक, तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि अब सबके लिए हम दंड का ही प्रावधान कर दें तो समाज को सुधरने का हमने कब मौका दिया? क्या मौका दिया? नहीं दिया। तो ये भी एक इथिक्स डिफाइन कर रहा है कि कार्य नैतिक है कि अनैतिक है, कि आपका कृत्य जो है, ठीक है ना, वो नैतिक है कि अनैतिक है, वो इससे जस्टिफाई हो जा रहा है। ठीक, ये उदाहरण दिया हुआ है। दूसरा उदाहरण था कर्ता के लिए। हमने आपको बता दिया था क्या कि किसी व्यक्ति ने चोरी जैसा अनैतिक कृत्य किया। क्या किया है? चोरी जैसा, ठीक है ना, अनैतिक कृत्य किया, परंतु ऐसा अपनी गरीबी से तंग आकर के किया। ठीक, और दूसरा मैंने दिया था आपको क्या कि इसी व्यक्ति का कृत्य उस अमीर व्यक्ति के कृत्य से कम अनैतिक समझा जाएगा, जिसने क्या कि किसी व्यक्ति ने चोरी जैसा अनैतिक, मतलब कोई अगर एक व्यक्ति है चोरी कर रहा है, वो गरीबी से तंग हो करके चोरी कर रहा है। एक अमीर व्यक्ति है, वो भी चोरी कर रहा है, ठीक है ना, चाहे वो रूप कैसा भी हो, टैक्स के रूप में हो जाए या मान लीजिए भ्रष्टाचार के रूप में हो जाए, करप्शन के रूप में भी अगर पैसा ले रहा है तो दैट पर्टिकुलर इज क्या? चोरी। ये भी चोरी हुआ, ठीक है ना, बस परिभाषाएं और मानक अलग अलग है, ठीक है ना। तो उस चोरी और इस चोरी में दोनों अनैतिक कौन सा समझा जाएगा? जो अमीर द्वारा किया गया, जो अमीर द्वारा किया गया है। इस वजह से यहाँ कर्ता भी डिफाइन करता है कि कौन नैतिक है और कौन अनैतिक है। क्यों? क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना, क्लियर, कि नैतिकता के इथिक्स के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, निर्धारक तत्व कौन से हैं कि जिससे निर्धारण हम लोग कर रहे हैं कि ये नैतिक है, ये अनैतिक है। एक तो कृत्य हो गया, दूसरा कौन हो गया? कर्ता हो गया, ठीक है ना। तीसरा है पीड़ित या लाभार्थी, विक्टिम या बेनिफिशियरी, ठीक है ना, क्लियर। इसमें आइए, इसमें ये कहा है, उदाहरण मैंने कल आपको दिया ही था कि किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करना, और दूसरा है कि किसी अमीर व्यक्ति की कीमती वस्तु हथियाना, ठीक है ना। ज्यादा अनैतिक कौन है? किसी गरीब की जमीन को हथिया लेना। ये थोड़ी ना कि सेठ जी थे, उस सेठ जी की हमने महंगा जार चुरा लिया, हथिया लिया कि हमें अच्छा लगा, लाओ भाई, ठीक, वो चलिए आपका अपना बड़कपन हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी गरीब या ज़रूरतमंद की ज़मीन हथिया लें तो कितना इथिकल होगा? ये इथिकल होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये अनैतिक कार्य है, ठीक है ना। तो नैतिक और अनैतिक दोनों डिसाइड हम लोग किस डिटर्मिनेंट से कर रहे हैं? अपने विक्टिम और बेनिफिशियरी से, पीड़ित और लाभार्थी से, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए, उसके बाद हमारा दिया हुआ है इरादा या प्रयोजन, इंटेंशन की बात कर लें। तो इंटेंशन मैंने कल आपको बताया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हत्या के इरादे से उसके घर में जाकर उसकी डमी को ही असली शत्रु समझकर गोली मारकर भाग देता है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब उसने हत्या की, सर्कमस्टांसेस कुछ भी रहे हो। दूसरा सर्कमस्टांस आते हैं, दूसरा सर्कमस्टांस ये है कि यहाँ हत्या नहीं हुई परंतु इरादा हत्या का ही था, इस वाले में, ठीक। दूसरी स्थिति में आप किसी मित्र को जो कि कुएं के मुंडेर पर बैठा है, किनारे पे बैठा है, ठीक है ना, क्लियर। एक कुआं है, कुएं के छोर पर जाकर के बैठ गया है, आप उसको चौंकाने के मकसद से गए और वो कुएं में टपक गया, ठीक है ना। और फाइनली जब टपक गया, फाइनली वो ऊपर चला गया,
और जब ऊपर चला गया तो आप जान सकते हैं कि जो मृत्यु हुई वो क्या जानबूझ करके हुई? नहीं, उसमें कोई भी इंटेंशन, प्रयोजन या इरादा नहीं था। लेकिन इनमें जो गोली मारने के उद्देश्य से गए थे तो उसमें एम भी था, उद्देश्य भी था, इंटेंशन भी था, इरादा भी था, प्रयोजन भी था, सब था कहीं नहीं? ठीक, इसकी वजह से ये भी एक क्या हो गया? इरादा क्या हुआ? एक डिटरमिनेंट हो गया, जिससे हम निर्धारण कर सकते हैं कि ये कार्य नैतिक है कि अनैतिक है। ठीक है ना? तो दीज आर द डिटरमिनेंट्स। उसके बाद आइए, उसके बाद हमारा है परिस्थितियां। ठीक, परिस्थितियां पे आइए, सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियों में दो परिस्थितियां हैं। जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है ना, जो हत्या किया है जानबूझकर। ठीक, दूसरा है एक महिला है जिस पे बलात्कार किया जा रहा है और फाइनली उसने उसको बचने के मकसद से क्या कर दिया? छुरा मार दिया या गोली मार दिया। ठीक है ना? क्लियर? देख लीजिए, यहाँ पढ़ लीजिए, दिया हुआ है कि किसी की हत्या करना अनैतिक समझा जाता है। ठीक, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी महिला से बलात्कार की कोशिश कर रहा है तो उस महिला के हाथ में चाकू आ जाता है, वह अपने बचाव के लिए उस व्यक्ति की हत्या कर देती है। ठीक, इसने बचाव के लिए हत्या किया है तो ये कृत्य कैसा हुआ? नैतिक हुआ कि अनैतिक हुआ? ये नैतिक में आएगा, अनैतिक आप कहीं से भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर? आप ही को कोई छुरा लेकर के दौड़ा रहा है और आप क्या कर दिए? पीछे से तलवार निकाले और फिर आओ भाई। ठीक, तो आप ये क्या है? नैतिक ही माना जाएगा। हम अपनी जान की रक्षा अगर कर रहे हैं तो नैतिक नहीं है, समाज के रूप में नैतिक है। बजाय आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति जानबूझ करके कि लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, और फाइनली उन पर क्या करना शुरू कर दिया? पत्थर मारना शुरू कर दिया, तो ये अनैतिक है। ठीक है ना? ये क्या कहलाएगा? अनैतिक कहलाएगा। तो ओवरऑल हमारा यहाँ क्या सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां भी डिफाइन करती है कि विच वन इज एथिकल एंड विच वन इज नॉन एथिकल। ठीक है ना? क्लियर? कौन सी एथिकल है और कौन नॉन एथिकल है? तो हमारे सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियां भी एक डिटरमिनेंट हो गया। ठीक है ना? क्लियर? और आखिरी डिटरमिनेंट हमारा कौन है? परिणाम, कंसीक्वेंसेस। ठीक है ना? कंसीक्वेंसेस यानी परिणाम। ठीक, अब परिणाम का मतलब क्या ये जान लीजिए। जैसे परिणाम में ये जरूर लिख दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट। ठीक है ना? दोहरे प्रभाव का सिद्धांत। ठीक है ना? जैसे होता क्या है कि अगर आप कभी भी पेपर लिखने जाओ, ठीक है ना, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे इन्वायरमेंट का पेपर होता है, समझिए बच्चे क्या करते हैं, हम बता रहे हैं आपको। इन्वायरमेंट का पेपर होता है तो इन्वायरमेंट के पेपर में बच्चे करते हैं ये कि हम वातावरण को शुद्ध कैसे बनाएं। तो बच्चा लिखेगा हमारे घर के बगल में एक पेड़ है, उससे वातावरण बड़ा शुद्ध है, ये है वो है, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें ये। इससे आप कितने नंबर संभावित पा सकते हैं? मतलब कितने नंबर आप चाह रहे हो कि हमें, मतलब 150 का निबंध है, ठीक, तो हमें कम से कम 120 तो मिल ही जाए, 125 तो मिल ही जाए। तो ऐसा क्या आप इस लेखन पे संभावित समझ रहे हैं? नहीं, हर वो पहलू आपको लिखना पड़ेगा जो उस सब्जेक्ट से संबंधित हो। सब्जेक्ट आपने नीति शास्त्र कर लिया, आप नैतिकता की बातें बस कर रहे हो, हमको सच बोलना चाहिए, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको इनकी मदद करनी चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन एथिक्स का एक टर्म भी आपने नहीं डाला। क्या आप नंबर पाने योग्य हो? नहीं। वही सेम चीज़ का है कि कुछ सिद्धांत होते हैं या कुछ लोगों के नाम होते हैं जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित है। ठीक है ना? जैसे हम लोग पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें गोलेमैन का सिद्धांत लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ गोलेमैन। ठीक है ना? क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है कि वो नाम पर्टिकुलर क्या होना चाहिए? आना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? तब आप नंबर पाने के हकदार। ठीक है ना? ये नहीं कि दुनियादारी लिख करके चले आए। सर ने कहा था कि पन्ना भर के आना, ठीक है ना, पन्ना तो कम से कम मत छोड़। तो उन्होंने क्या किया? पन्ना छोड़ दिया, वो भर के चले आए। ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है।
ठीक, सब्जेक्ट को समझना है, ठीक है ना। तो इसमें अगर चिट आप बनाओगे तो यही बनेगा कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स। 6 डिटर्मिनेंट्स आपके सामने हैं फिल्म के, यानी एक्ट, एक एक्टर यानी कर्ता, एक हमारे विक्टिम्स और बेनिफिशियरी, ठीक है ना, एक हमारे कौन हो गया इरादा यानी इंटेंशन, एक सर्कमस्टांसेस और एक हमारे कंसीक्वेंसेस, ठीक है ना। ये 6 डिटर्मिनेंट्स आपके हैं। कंसीक्वेंसेस में क्या उदाहरण है ये है, जैसे इसमें ये कहा है कि अच्छे इरादे से कोई कृत्य किया गया है जिसके प्राथमिक प्रभाव के रूप में सकारात्मक परिणाम आते हैं, परंतु द्वितीयक प्रभाव के रूप में हम कुछ अनैतिक परिणाम पाते हैं, तो उस कृत्य को सिर्फ द्वितीयक प्रभाव के आधार पर अनैतिक नहीं कहा जा सकता। इसी को कहा जाता है दोहरे प्रभाव का सिद्धांत, ठीक है ना। मतलब आपने जैसे इसमें ये कहा गया है कि कोई भी आपने कृत्य किया, एक्ट किया, उसमें 2 परिणाम आ रहे हैं, एक आ रहा है प्राथमिक और एक आ रहा है द्वितीय। एक प्राथमिक आ रहा है और एक क्या आ रहा है द्वितीयक यानी सेकेंडरी आ रहा है। प्राथमिक बड़ा शुभ रहा लेकिन द्वितीयक परिणाम अशुभ रहा। शुभ का मतलब नैतिक और यहाँ अशुभ का मतलब अनैतिक रहा, दूसरा अनैतिक। तो हम उस पूरे परिणाम को अनैतिक नहीं मान सकते हैं। ये ऐसा दोहरे परिणाम का ये दोहरा सिद्धांत जो है दिया हुआ है, ठीक है ना, दोहरे प्रभाव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट, वो कहता है। अब उदाहरण पे आ जाते हैं। उदाहरण दिया हुआ है जैसे कैंसर के मरीज को अतिशय पीड़ा से आराम दिलाने के लिए डॉक्टर ने स्टीरॉयड, ठीक है ना, स्टीरॉयड्स दवाएं होती हैं, ठीक है ना, कोरोना काल में आपने स्टीरॉयड्स का सेवन भी किया होगा, ठीक है ना। स्टीरॉयड और पीड़ाहर दवाएं, पीड़ाहर यानी जो हम लोग की पेन किलर, ठीक है ना, पेन किलर दवाएं देता है जो आंशिक तौर पर मरीज की इम्यूनिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि जो पेन किलर दवाएं होती हैं उसे अगर खाएंगे हम लोग तो हम लोगों की इम्यूनिटी कम होगी, लीवर डैमेज करेगा, किडनी डैमेज करेगा। ये आम तौर पे देखा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। फाइनली यहाँ कैंसर का मरीज है, अतिशय पीड़ा हो रही थी, तो डॉक्टर ने क्या कर दिया, दवा दे दिया, ठीक है ना। और जब दवा दे दिया तो फाइनली क्या हुआ, वो आंशिक तौर पर मरीज इम्यूनिटी कमजोर कर देते, परंतु इस आधार पर डॉक्टर के कृत्य को अनैतिक नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। किसी कृत्य का परिणाम यदि बुरा आता है तो हमें देखना जरूरी है कि कर्ता ने किन परिस्थितियों में और किस इरादे से, हमने क्या कहा कि नैतिक अनैतिक का जो भी हम लोग पहचान करेंगे वो डिटर्मिनेंट्स के आधार पे करेंगे। पहला डिटर्मिनेंट क्या है, परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस, कि डॉक्टर ने किस सर्कमस्टांसेस में, परिस्थितियों में ये दवा दिया, किस सर्कमस्टांसेस में दिया कि भाई मरीज जो है कैंसर का है और अतिशय पीड़ा उसको है, ठीक है ना, काफी दर्द में, ठीक, इस वजह ये सर्कमस्टांसेस हो गए, ठीक। दूसरा है इरादा। इरादा क्या था डॉक्टर को कि भाई मरीज है, मरीज को पीड़ा न हो, ठीक है ना, मरीज जो है इतना चिल्ला रहा है, पीड़ा में है, उसका थोड़ा सा दर्द क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक। इस इरादे से उसने दे दिया, ठीक। हमें यह देखना जरूरी है कि कर्ता ये हो गया। आधुनिक समाज एवं न्याय व्यवस्था भी प्रयोजन एवं परिस्थिति के परिणाम से प्राथमिक मानती है, ठीक है ना, परिणाम से प्राथमिक बात है। मतलब कहने का मतलब यही है ओवरऑल कि हमें नैतिक और अनैतिक उसके रिजल्ट से डिफाइन नहीं करना है, उसके ये रिजल्ट आया किन परिस्थितियों में आया, कैसे आया, इन पे डिफाइन करना है कि ये नैतिक है कि अनैतिक है। तो हमारे 6 क्या हो गए, डिटर्मिनेंट्स हो गए। ये मैंने कल आप लोगों को बता रखा, ठीक है ना, डिटेल में आप लोगों को बता दिया, आपके पास नोट्स भी है, आप घर पे जा करके एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं इसमें यहाँ ये देखिए ये ठीक नैतिक मूल्यों का निर्धारण, यहाँ वैल्यूज की बात करें।
ठीक है ना। जो मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया वो क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग मेंशन कर लेंगे कि ये नैतिकता के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है ना। और उसके बारे में विद एग्जाम्पल दिया है ना मैंने सब में, ठीक, सबका एग्जाम्पल है, ठीक। तो वो एग्जाम्पल्स भी आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। क्लियर। अगला प्रश्न है कि नैतिक मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है ना। हाउ वी डिटरमाइन, ठीक है ना, मोरल वैल्यूज या इथिकल वैल्यूज। अब वो निर्धारण कैसे है, ठीक है ना। जैसे यहाँ क्या कहा है कि नैतिक मूल्यों का विकास समाज के अंदर होता है, परंतु इनके निर्धारण एवं विकास में अनेक आधारों की भूमिका होती है, कई सारे बेसिस होते हैं, आधार होते हैं, ठीक है ना। क्लियर। जैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ, ठीक है ना, भौगोलिक परिस्थितियाँ यानी जियोग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है ना। दूसरा, अन्य समाजों से अंतःक्रिया, ठीक है ना, दूसरे समाज से इंट्रैक्शंस क्या क्या है, ठीक है ना। क्लियर। जननांगिकी आप लोग जान रहे हैं, डेमोग्राफी, ठीक है ना। फिर सांस्कृतिक सापेक्षता यानी कल्चरल रिलेटिविटी, ठीक है ना। और उसके बाद अर्थव्यवस्था आदि, मतलब इकोनॉमी हमारी क्या एक्चुअल में है, ठीक है ना। उस हिसाब से सारे नैतिक मूल्य को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। क्लियर। जानिए सबसे पहले क्या, भौगोलिक परिस्थितियाँ यानी जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है ना। कई सारे जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं जो मूल्य निर्धारण में भूमिका अदा करते हैं, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा। हाँ चलो फिर तुम्ही से कल पूछेंगे, ठीक है ना, गायब ना हो। हाँ चलो, दिया हुआ है सबसे पहला जियोग्राफिकल कंडीशन तापमान, ठीक है ना। ये भी मूल्य निर्धारण करते हैं, कैसे करते हैं ये देखिए। जैसे दिया हुआ है अरब देशों में क्या होता है भाई, अरब देशों में जनरली धूल भरी आंधियां चलती है कि नहीं चलती, इसलिए पुरुष और स्त्री दोनों फुल कपड़े पहनते हैं। महिलाएं बुर्का पहनती और पुरुष भी आप देखे होंगे पूरा एकदम वाइट कलर का पूरा एकदम, हाँ, चोला पहने रहते हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो वही चीज है कि दिया हुआ है महिलाएं पहने बुर्का और पुरुष भी ज्यादा वस्त्र पहनते हैं, ये वहाँ के समाज की वैल्यूज, ठीक है ना, वहाँ ये अच्छा समझा जाता है। लेकिन क्या आप यहाँ भी पहन लो फुल, यहाँ भी अच्छा समझा जाएगा कुछ ये, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। या अरब देशों में जा करके ठीक कोई धोती पहनना शुरू कर दे, ठीक है ना। क्लियर। तो देखिए देश काल परिस्थिति इस सब पे नैतिक मूल्य बदलते रहते हैं, ठीक है ना। वही कहा गया है कि यहाँ क्या है हमारे कि जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से वहाँ का कल्चर कुछ अलग, नैतिक मूल्य अलग है, ठीक है ना। क्लियर। अब आइए यहाँ दिया गया है कि वहीं हम देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय गर्म क्षेत्रों में यानी हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स पे अगर हम लोग देखें तो लोग प्राय ढीले ढाले एकदम वस्त्र पहनते हैं। आप चले जाओ अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में क्या है भाई, आदिवासी क्षेत्र ज्यादा है, आप देख लो पहनावा, ठीक है ना। क्लियर। अन्य भी चीजें हैं भाई, गर्मी है तो वो पूरा आप सोच रहे हैं कि कंबल ओढ़े रहेंगे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो वहाँ का क्या, वहाँ का इथिकल वैल्यूज कुछ अलग है, ठीक। यहाँ आते हैं जैसे जैसे हम ठंडे प्रदेशों में यूरोप की ओर जाएंगे, जैसे यूरोप आप जाइए, यूरोप के ऊपर आप चले जाइए, पूरा आर्कटिक रीजन है, ठीक है। आर्कटिक रीजन है, पूरा स्कैंडिनेवियन क्षेत्र है, आपने देखा हो। स्कैंडिनेवियन रीजन में कौन कौन से आते हैं, ये वो ऊपर वाला पूरा स्कैंडिनेवियन रीजन है, 5 है। एक है हमारा आइसलैंड, एक है हमारा डेनमार्क, एक हमारा फिनलैंड, एक हमारा स्वीडन और एक हमारा कौन सा, नॉर्वे, ठीक है ना। ये पांचों स्कैंडिनेवियन में आते हैं। ये किस में आते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आते हैं, ठीक है ना। क्लियर। भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए स्कैंडिनेवियन तो हमारे 3 हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग जाति और अन्य चीज़ों के रूप में देख लें तो स्कैंडिनेवियन हमारे 5 हैं, डेनमार्क,
और आइसलैंड ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है ना, ये भी हमारे इंक्लूड है। ये लगभग आर्कटिक क्षेत्र के पास है कि नहीं है, ठंडा क्षेत्र है पूरा। और पूरा क्षेत्र जब है तो आप खुद देख रहे हो कि उन जगहों पे क्या होगा, कंबल लाते होंगे कि नहीं, हमेशा जैकेट। अभी आप ही को ठंडी में आप क्या पहनते हो, यहाँ दिया हुआ है तापमान, आप अपने ही देश में देखो। गर्मी में आप क्या पहन रहे हो, टी शर्ट पहन रहे हो, हाफ शर्ट्स पहन रहे हो, और उसमें पहन ले रहे हो क्या, फुल एकदम जैकेट, स्वेटर। आप गर्मी में स्वेटर पहन लो, क्या डिफाइन करेगा, क्या हमारा समाज स्वीकृत करेगा? जरूर आप टोके जाने के अधिकारी हो जाओ, हो जाएंगे कि नहीं? हर कोई आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाओ। आप जैकेट पहन के आजकल निकल लो, आप सूट बूट टाई में निकल लो, ठीक है ना, क्लियर। फाइनली क्या करोगे, उस सूट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वूलन सूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वूलन सूट में आज निकल जाइए, सब लोग आप ही को देखेंगे, अरे यार ये क्या है, ठीक। तो फाइनली क्या समाज उसको डिफाइन कर रहा है, मतलब स्वीकार कर रहा है इस नैतिकता को? नहीं, अनैतिक मानेगा, ठीक, क्लियर, कि आप डिफरेंट हो। तो ये भी डिफाइन कौन कर रहा है, तापमान कर रहा है। उसके बाद आइए उपजाऊ। उपजाऊ भूमि का मतलब है फर्टाइल लैंड, ये बस इतना ही है ना, ठीक। आगे आइए, उपजाऊ भूमि का मतलब क्या हो गया कि जिन प्रदेशों की भूमि उपजाऊ होती है वहां प्रायः शाकाहार का प्रचलन होता है। जाहिर सी बात है, उपजाऊ होगा तो शाकाहारी ज्यादा उस जगह होगा, और मांसाहारी बनने के पीछे कंडीशंस है कि उनको शाकाहार मिल नहीं रहा, ठीक। आदि हुए अरब देशों में या उधर के देशों में जनरली क्या है, रेगिस्तानी एरिया है, उपजाऊ भूमि नहीं है, शाकाहार नहीं है, तो वो किस पर निर्भर है, मांसाहार पर निर्भर है, ठीक है, क्लियर। उसी तरीके से यहाँ कहा गया है उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है रिलीफ या टेरेंस, ठीक है ना, क्लियर। तो जितने भी रिलीफ्स होते हैं, अब जैसे पहाड़ी क्षेत्र पे ये कहा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्र पे रहने वाले लोग ज्यादा कर्मठ होते हैं। क्या होते हैं, कर्मठ होते हैं, ठीक। अब देख लीजिए, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग धैर्य और मेहनत जैसे मूल्य कौन है, धैर्य। कर्मठ में कौन होगा, धैर्य होगा और मेहनत होगी, ठीक है ना, क्लियर। ये इनके क्या है, इथिकल वैल्यूज हैं, मूल्य है, ठीक है ना, उस समाज के मूल्य है, ठीक। प्रायः मैदानी क्षेत्रों के लोगों से अधिक पाया जाता है मेहनत करना और धैर्य रखना, ठीक है ना, क्योंकि उनका जीवन ही संघर्ष, उनके जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये कंडीशंस भी, रिलीफ हो गया, फर्टाइल लैंड हो गया, और आपका तापमान, ये सब जियोग्राफिकल कंडीशंस में है। ये किसमें आ गए, तो जियोग्राफिकल कंडीशंस में आ गए। अगर आप चित्र बना रहे हो तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो, ऐसे इस तरीके से बता रहे हैं। जैसे हम लोग अगर करते हैं अपनी तैयारी तो इसी हिसाब से करते हैं। जैसे क्या कर दिया, लिखा इसमें कौन, कि सबसे पहले क्या, जियोग्राफिकल, ठीक है ना, फैक्टर्स, ठीक। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में ऐसे बना लिया, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला लिख लिया क्या, टेम्परेचर, ठीक है ना। दूसरा हम लोग का क्या है, फर्टाइल लैंड, ठीक। और तीसरा क्या कर दिया, रिलीव कर दिया, ठीक, उच्चावच, ठीक है ना। तो मतलब हम लोगों ने लिख दिया मैक्सिमम। अब इसको डिफाइन आप खुद की भाषा में करो, एग्जाम्पल सोचो, जितना एग्जाम्पल सोच के लिखे रहोगे कि इससे हमने क्या एग्जाम्पल, भूल रहे हैं तो एक बार देख लिया, भूल रहे हैं तो एक बार देख लिया, ठीक है ना। और ये आप आखिरी समय के लिए रखो बना करके एक छोटा सा, जिससे कि आप आखिरी समय में देख लो, हाँ यार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और फाइनली उस पर क्या कर दिया, अपना फंक्शन कर दिया।
अभी जैसे डिटर्मिनेंट्स वाला था, 6 डिटर्मिनेंट्स थे, 6 के एग्जाम्पल आप याद रखो, डिटर्मिनेंट्स लिखो, 6 ऐसे 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 करके बना दो बस, ठीक है ना। उससे पता चल जाएगा कि ये डिटर्मिनेंट्स है, कि हाउ टू रिकॉग्नाइज, हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि विच वन इज एथिकल एंड विच वन इज नॉन एथिकल, ठीक है ना, कौन एथिकल है कौन नॉन एथिकल है, ठीक, ऐसे ही होता है, ठीक। आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारा है, कहाँ थे हम लोग, ये हो गया ना, उसके बाद आइए और कौन से फैक्टर्स हैं। दूसरा है अन्य समाजों से अंतरक्रिया, अंतरक्रिया यानी इंटरैक्शंस, ठीक है ना, इंटरैक्शंस की बात कर रहे हैं। यहाँ आपको यहाँ ये कहा गया है कि जो ग्रामीण होंगे, ग्रामीण का मतलब क्या, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है ना, जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, यहाँ बात कहा है कि इसके अंतरक्रिया को यानी इंटरैक्शंस की बात कर रहे हैं। जो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है ना, गांव से कम संपर्क होते हैं, उन्हें रूढ़िवादिता यानी ऑर्थोडॉक्सी अधिक पाई जाती है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि किसी के कांटेक्ट में नहीं है, जब कांटेक्ट में नहीं है तो उनका एक सीमित दायरा है, उनका एक क्या है, सीमित दायरा, ठीक, सीमित दायरा है। तो जो पुराने रीति रिवाज हैं उनके में, उन्हीं का वो पालन कर रहे हैं, बाहर की दुनिया ही उन्होंने नहीं देख रखी है। और जो बाहर की दुनिया नहीं देख रखा है तो वो किस नेचर का होगा, ऑर्थोडॉक्स होगा, रूढ़िवादी होगा, ठीक है ना। कहेगा ना हम केवल मांसाहार नहीं करते हैं तो नहीं करेंगे, बहुत खराब होता है, ठीक। फिर किसी प्रथा को मानने वाला प्रथा को ही मानेगा, मतलब उसके इधर हट ही नहीं सकता है, तो दैट पर्टिकुलर इज क्या, ऑर्थोडॉक्स, अंधविश्वास ज्यादा मानने वाला, ठीक है ना, क्लियर। अनुकरण करना मतलब अंधानुकरण करना, दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज क्या, ऑर्थोडॉक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़िवादी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं या आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो उनका एक सीमित दायरा है, उनका दायरा क्या है, सीमित है। और यहाँ टॉपिक क्या है, अंतरक्रिया यानी इंटरैक्शन। जब सीमित दायरा होगा तो इंटरैक्शन क्या होगा, नहीं होगा, और जब इंटरैक्शन नहीं होगा तो दैट बिकम्स क्या, ऑर्थोडॉक्स। वो क्या बने, ऑर्थोडॉक्स बने, रूढ़िवादी बने। आगे इसके विपरीत कौन, जो राष्ट्रीय राजमार्ग पे रह रहे हैं, नेशनल हाईवे के किनारे रह रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सबसे मुलाकात हो रही है, इंटरेक्शंस हो रहे हैं, ठीक। आप हाईवे के किनारे रह रहे हो और दिल्ली से कोई आ रहा है, बंबई से कोई आ रहा है, कोई रुक रहा है आपके पास इधर, आप इंटरेक्शन करोगे कि नहीं करोगे, आप वहाँ के कल्चर से परिचित होगे कि नहीं होगे, बिल्कुल होगे परिचित, ठीक है ना। तो हर जगह के कल्चर को हम देख रहे हैं, समाहित कर रहे हैं। तो फाइनली वही कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव या बड़े शहर में मूल्यों में गतिशीलता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब आप इसी को कैसे लिखे, आपने दूसरा पॉइंट लिखा इंटरैक्शन, इंटरैक्शन लिख दिया, ठीक है ना। इंटरैक्शन में पहला लिख दिया क्या, रूरल यानी ग्रामीण। जो ग्रामीण होगा वो किस नेचर का होगा, ऑर्थोडॉक्स। अब इसको डिफाइन कर दीजिए, क्यों ऑर्थोडॉक्स होगा, देयर इज नो इंटरैक्शन विद ईच अदर, ठीक है ना। इट हैज लिमिटेशंस, इनके पास एक अपनी सीमा है, ठीक है ना, लिमिटेशन, ठीक। अब वही अगर शहरी वाले पे छाप जा रहे हो, दूसरा कौन है, अर्बन, अर्बन यानी शहरी, ठीक है ना। या नेशनल हाईवे के पास रह रहा है, NH, आप ब्रैकेट में कर दो, ये जाने रहो कि ये जो चिट हम बना रहे हैं काहे का बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये ऑर्थोडॉक्स नहीं होगा, ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल किसके साथ, फ्लेक्सिबल विद कल्चर्स, फ्लेक्सिबल विद सोसाइटी, ठीक है ना। सोशल फ्लेक्सिबिलिटी है, सोशल फ्लेक्सिबिलिटी का क्या, अंधविश्वास नहीं उसके में रहेगा, ठीक है ना।
ऐसा है कि गांव में लोग हैं, सीमित लोग हैं, महिलाएं पढ़नी नहीं चाहिए, महिला पढ़नी नहीं चाहिए, महिला पढ़ेगी तो ज़्यादा कानून वो होने लगेगा, ये अंधविश्वास हो। शहर में जो रह रहा है वो देख रहा है महिला के पढ़ने का लाभ क्या क्या है, ठीक है ना। अगर महिला रोजगार कर रही है तो वो परिवार में हिस्सेदारी कर रही है, अपनी जिम्मेदारियों में भागीदारी बन रही है, भागीदारी निभा रही है। तो मतलब ये अंधविश्वास से क्या है, परे। इस वजह से ऑर्थोडॉक्स यहाँ नहीं आए। तो इस तरह से आप बना दो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। ठीक, अगला आते हैं जनसांख्यिकी पे। जनसांख्यिकी का मतलब क्या, डेमोग्राफी, ठीक है ना, डेमोग्राफी। क्या डेमोग्राफी में हमें जानना है ये कि जनसांख्यिकी भी मूल्यों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे इन जनसांख्यिकी में कई पहलू आते हैं, जैसे जियोग्राफिकल कंडीशन में कई पहलू आए थे, टेम्परेचर आया था, रिलीफ आया था, ठीक है ना, आया था। इसी तरह इसमें कई आ रहे हैं। पहला आ रहा है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब होता है जेंडर रेशियो, ठीक है ना, जेंडर रेशियो। अब जेंडर रेशियो में आप आओगे, दिया हुआ है कि समाज में लिंगानुपात बराबर होता है वहां प्रायः एक विवाह की प्रथा मिलती है। भाई लड़का भी 1000, लड़की भी 1000, तो आप बताओ विवाह प्रॉपर होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन जहां लिंगानुपात कम है या लिंगानुपात अधिक है तो उन जगहों पर क्या होगा, बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह होगा। मानते हैं कि नहीं भाई, जेंडर इक्वालिटी को ले आने के लिए, ठीक है ना, या तो बहुपति विवाह होगा या बहुपत्नी विवाह होगा, ठीक। और जेंडर इक्वालिटी अगर है, ठीक, लिंग अनुपात बराबर है तो विवाह कॉमन हो जाएगा। मानते हैं, ठीक। तो ये एक हो गया। आप खुद देखो कि आप इसका एग्जाम्पल एक डाल सकते हो। देहरादून के पास पहाड़ियों पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम होता है खस। कौन जनजाति? खस। देखिए ये खस कहाँ पाई जा रही है? देहरादून में, ठीक है ना। इस जनजाति में आदिवासी है, इसमें क्या प्रचलित है? बहु प्रथा, बहुपति प्रथा, ठीक, क्लियर। तो क्यों? क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी नहीं है, जेंडर इनइक्वालिटी है। समझ में आया? ठीक। तो वही चीज यहाँ समझाया है। दूसरा आते हैं, दूसरा है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना। जीवन प्रत्याशा मतलब एक सीमा तक कब तक जिया जा रहा है, लाइफ एक्सपेक्ट कितना किए, एक्सपेक्टेंसी नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। प्रत्याशित कितना है, एक्सपेक्टेड कितना है, तो दैट पर्टिकुलर इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, ठीक, क्लियर। अब आइए, जिन जगहों पर आप देखो, जिन समाज में जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक है, संसाधन भी पर्याप्त होते हैं। भाई जीवन प्रत्याशा अधिक है तो वृद्ध ज्यादा होंगे, और वृद्ध अगर होंगे और संसाधन है तो वृद्धों को लाभ भी मिले, और संसाधन ही नहीं है तो वृद्ध क्या कर लेंगे? अपने आप को तबाह कर लेंगे, अपने आप को मार लेंगे, ठीक। और क्यों अपने आप को खत्म कर लेंगे? ताकि हमारे जो युवा हैं, जो हमारे भविष्य हैं, ठीक है ना, क्लियर, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो सही रूप से चल सके, ठीक है ना। वही यहाँ कहा है, कहा क्या है, देखिए, जिस समाज में जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक होती है और संसाधन भी पर्याप्त है, दो कंडीशंस हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अधिक है, ठीक है ना, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अधिक है और संसाधन यानी रिसोर्सेज भी क्या है, अधिक है। तो उन जगहों पे क्या हो, जैसे जापान, वहां वृद्धों को ज्यादा सुविधाएं और सम्मान मिलते हैं, ठीक है ना। आप कंडीशंस डाल सकते हैं और देखिए जो लड़का ये लिखेगा कम और ऐसे कंडीशंस ज्यादा डालेगा, इस तरीके से समझाते हुए फ्लो चार्ट टाइप का, उसको नंबर ज्यादा मिल जाता है, पन्ना भी ज्यादा भर जाता है, ठीक है ना। तो नंबर खींचने के तरीके सीखिए। कुछ लोग उसी में हॉच पॉच लिखने लगते हैं, तो हॉच पॉच नहीं लिखना है, मतलब खुद ऐसा लिखेंगे कि खुद ही नहीं समझ में आ रहा लिखे क्या एक्चुअल में, ठीक। 2 दिन बाद देख रहे हैं, अरे ये क्या था, ये क्या था। जब अपने नहीं समझ पा रहे एग्जामिनर क्या समझेगा? समझेगा। तो ऐसा बनाइए
नोट्स की अगला भी समझ जाए, आपकी नोट्स की तारीफ करे, ठीक है ना, क्लियर, इस तरीके का। दूसरा क्या है कि परंतु यदि जीवन प्रत्याशा अत्यधिक और संसाधनों की कमी हो जाए, ठीक, तो उदाहरण के तौर पर उत्तरी ध्रुव में, ठीक है ना, एस्किमो प्रजाति आती है। एस्किमो आप जानते हैं, ठीक है ना, एस्किमो पे 4-5 सवाल आते हैं, ठीक है ना। एस्किमो प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड और उधर वाले क्षेत्रों में, साइबेरियन क्षेत्र, जानी है, ठीक, आर्कटिक क्षेत्र। कहाँ मेनली, कहाँ आर्कटिक क्षेत्र में, यानी उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल पाई जाती है। एस्किमो के घर को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? इग्लू कहते हैं, बर्फ का घर होता है, ठीक है ना, क्लियर। और एक नाव होती है, उस नाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेंडियर नहीं कहते, कयाक कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाक। और नाव किससे बनी रहती है? सील मछली की हड्डियों से, ठीक है ना। एक गाड़ी होती है स्लेज, एक गाड़ी होती है कौन? स्लेज, जिसे रेंडियर कुत्ते खींचते हैं, ठीक है ना, रेंडियर कुत्ते खींचते हैं। एक औजार होता है, हथियार होता है, जिसको हार्पून कहते हैं, वो स्लेज मछली के हड्डियों से निर्मित होता है, ठीक है ना। तो ये 4-5 टर्म हैं जो उसमें पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखिए। वही की बात हो रही है कि उत्तरी ध्रुव पर एस्किमो जनजाति, ठीक है ना। अभी तक जापान की बात हो रही थी। जापान में क्या था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। एक प्रश्न आपका प्रीलिम्स का भी तैयार हुआ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा कहाँ है? जापान में, ठीक है ना। संसाधन ज़्यादा है, इस वजह से वृद्धों को आराम है। लेकिन जहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, कहाँ? उत्तरी ध्रुव पे भी, ठीक, लेकिन वहाँ संसाधन की कमी है, जिसकी वजह से वृद्ध अभाव में युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए अपनी इच्छा से प्राण क्या कर देते हैं? क्या करते हैं? ठीक है ना, वहाँ ये भी कंडीशन है, ठीक। तो वहाँ के नैतिक मूल्य ये हो गए, उस जगह हुए कि नहीं हुए, ठीक। आगे आइए, आबादी की बात कर लें, ठीक है ना। आबादी की बात कर लें। आबादी आता है, आबादी भी किसमें आएगा? जनसांख्यिकी में, ठीक है ना, डेमोग्राफी में आएगा। यहाँ दिया है कि मूल्यों का निर्धारण समाज की आबादी की अहम भूमिका निभाती है। जिन राष्ट्रों में आबादी कम है, वहाँ गर्भपात जैसे मूल्यों को स्वीकृति नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। अब आप खुद देखो, जहाँ आबादी क्या है? कम है, वहाँ गर्भपात जैसे मूल्य स्वीकृत नहीं हो, ठीक है ना। अब आबादी कम है और बच्चे को ही मार दे रहे, गर्भपात कर दे रहे, ठीक है ना। तो क्या ये स्वीकृत होगा? नहीं होगा। आबादी बढ़ेगी कैसे? ठीक, क्लियर। इनको तो चाहिए 4 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी, तो ये स्वीकृत ही नहीं है इन जगहों पर, ठीक। आगे आइए, आगे दिया हुआ है वहीं अधिक आबादी वाले राष्ट्रों में इसके विपरीत स्थिति मिलती है। हमारे भारत में देख लीजिए, भारत में क्या है? गर्भपात की दशाएं पाई जाती है, ठीक है ना। एक कंडीशन होती है एम्ब्रोसिंथेसिस, लिंग निर्धारण का होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। हमको लड़के की चाह है, लड़की की चाह नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। हमारा वंश चलाएगा कौन? लड़का। तो इसलिए फाइनली क्या हो जाता है? ठीक, इसलिए फाइनली क्या? गर्भपात करवाते हैं, ठीक है। बच्ची है, गर्भपात करवाते हैं, ठीक। तो ओवरऑल क्या है कि जहां ये आबादी पर भी नैतिक मूल्य क्या हो रहा है? डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। समाज के नैतिक मूल्य मतलब समाज की सोच। नैतिक मूल्य का मतलब क्या हुआ? जो समाज की सोच है उस जगह, ठीक। तो फाइनली आबादी भी क्या कर रही है? वो निभा रही है। अब आ जाते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक यानी इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। इसमें ये दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था में जैसे पूंजीवाद देश जो होंगे वहाँ व्यक्तिवाद ज़्यादा चलता है। जो पूंजीवाद देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, वहाँ व्यक्तिवाद ज़्यादा है, ठीक है ना, क्लियर। वहीं समाजवादी देश हो गए, जो समाजवादी देश है, ठीक है ना, सोशलिज्म को जो फॉलो करते हैं, जैसे क्यूबा, उदाहरण जरूर देना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जितने भी फैक्टर्स बताए जा रहे हैं सबके उदाहरण दीजिए। हमने क्या बताया भाई? एक खर्रे में बना लीजिए सब और उसको रोज देखिए,
ठीक है ना, ऐसे ही याद होगा। और इलेबोरेट कीजिए, उसको विस्तारित कीजिए, एक्सपेंडेड कीजिए, ठीक है ना, क्लियर। तो समाजवादी देश कौन? क्यूबा में सामाजिक योगदान की इच्छा का मूल्य विकसित होता है। पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल क्या कि व्यक्तिवादी और सामाजिक। उसके बाद है अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर के आधार पर भी मूल्यों का निर्धारण होता है। जैसे जिस जगह प्राथमिक क्षेत्र यानी खेती की प्रधानता है, ठीक है ना, जिस जगह मतलब खेती करवाई जाती है, खेती या कृषि क्षेत्र किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक, क्लियर। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र जैसे खेती की प्रधानता है, वहां भौगोलिक स्थिरता के प्रति रुझान, रूढ़िवादिता और पर्यावरण के प्रति लगाव की प्रवृत्ति मिलेगी, ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या है कि भौगोलिक स्थिरता के प्रति रुझान मिलेगा, ठीक, मतलब बैलेंस मिलेगा ज्योग्राफिकल, ठीक है ना। अगर जो वो एनवायरमेंटल रीजन्स होंगे वो क्या होंगे? बैलेंस्ड होंगे। दूसरा क्या? रूढ़िवादिता मिलेगी, ठीक। और तीसरा क्या? पर्यावरण के प्रति लगाव मिलेगा, वो पर्यावरण से दूर हटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ये किस पे हो गया? जिन क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र है, तो यहाँ लिख दीजिएगा कौन कौन से। एक हो गया हमारा कौन? ये, एक हमारा ये, और एक हमारे ये गुण मिलेगा, ठीक है ना। जब आप लिखें इसको तो इन तीनों को भी क्या कर दें? मेंशन कर दें कि ऑर्थोडॉक्स नेचर, इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक, और तीसरा क्या? पर्यावरण के प्रति झुकाव, लगाव, ठीक है ना, बैक टूवर्ड्स एनवायरमेंट, ठीक, क्लियर। तो ये चीजें मिलेंगी। कहीं जिन समाज या राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र आ जाता है, यानी टर्शियरी क्षेत्र आ जाता है, जैसे सर्विस एरिया, सर्विस क्षेत्र आ जाता है, ये किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में उनमें क्या मिलेगा? गतिशीलता मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, रूढ़िवादिता नहीं होगी, ऑर्थोडॉक्स नेचर नहीं होगा। कैसा होगा? फ्लेक्सिबल होगा, ठीक, अपने को दूसरों के हिसाब से भी ढालना, दैट पर्टिकुलर इज गतिशीलता या फ्लेक्सिबिलिटी। इसी को फ्लेक्सिबिलिटी या गतिशीलता कहा जाता है। ऑर्थोडॉक्स नेचर क्या? हम वही पुराना ढर्रा लेकर के चल रहे हैं, बाल की खाल वाला, ठीक है ना, हम नहीं बदलेंगे, कसम खा लिया, दैट पर्टिकुलर इज ऑर्थोडॉक्स। ये ऑर्थोडॉक्स, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल गतिशीलता, बहुसंस्कृतिवाद, हम अपने ही संस्कृति नहीं ढो रहे, हम अन्य संस्कृतियों को भी मान्यताएं दे रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ? बहुसंस्कृतिवाद हो गया की स्वीकृति। और पर्यावरण के प्रति अरुचि हो जाती है। ये आप एक डीमेरिट भी लिखोगे। आप क्या लिखोगे? डीमेरिट। सर्विस क्षेत्र है, सर्विस क्षेत्र में अरे यार छोड़ो, एनवायरमेंट का क्या जा रहा है, घर में बैठे बैठे हम काम कर रहे हैं, तो उस जगह प्राकृतिक रुझान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो किसी के फायदे हैं और किसी के नुकसान हैं। प्राथमिक क्षेत्र के दो फायदे, एक ये कि इकोलॉजिकल बैलेंस होगा या ज्योग्राफिकल बैलेंस होगा और वेंट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट होगा, लेकिन नेचर ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा। इसमें क्या है? इसमें हमारा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ऑर्थोडॉक्स हम नहीं रहेंगे, बहुसंस्कृतिवाद होगा, ठीक है ना, मल्टीकल्चरल रहेंगे। और तीसरा क्या? पर्यावरण के प्रति अरुचि होगी। ये हमारा डीमेरिट, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा डीमेरिट कहलाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल ये आपका क्या हो गया? ये आपका ये नैतिक मूल्य हो गया, ठीक है ना। नैतिक मूल्यों का निर्धारण किस तरह से, तो इन चीज़ों से हम लोग करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्वेश्चन ये भी आपका हो गया, ठीक। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है धर्म और नैतिकता, ठीक है ना। टॉपिक है धर्म और नैतिकता। अभी तक हम लोगों ने दो क्वेश्चंस पढ़ लिए, ठीक। एक डिटर्मिनेंट्स के बारे में, ठीक, और हाउ टू डिटरमाइन द इथिकल वैल्यूज। हम लोग इथिकल वैल्यूज का निर्धारण कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं,
तो किससे किससे कर रहे हैं? एक ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है ना, एक हमारा डेमोग्राफी से, ठीक है ना, और ठीक है, ये रीजन्स हो गए आपके, समझ में आएंगे। आगे आते हैं, अगला है धर्म और नैतिकता, रिलीजन एंड एथिक्स। ठीक, इसमें क्या है कि रिलीजन ये केवल दुनियादारी दी है, मेन चीज आप लोग समझिए और फिर क्वेश्चन पे, ठीक है ना, क्लियर। जैसे यहाँ धर्म का अर्थ क्या है? स्व कर्तव्य पालन। धर्म का अर्थ क्या माना जाता है? स्व कर्तव्य पालन, ठीक है ना। स्व कर्तव्य पालन का मतलब ये कि अपने कल्चर के लिए हम लोग जो भी चीज है वो कर रहे हैं, स्व कर्तव्य पालन, ठीक, क्लियर। नैतिकता में कोई धर्म और नैतिकता में कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि बड़ा कर दे, चलिए बड़ा करते हैं, अब सही है, सही है ना, चलिए। असल में बड़ा करने पे ये है ना कि स्क्रॉल करने में दिक्कत होती है, ठीक, चलिए आगे तो लेते हैं, चलिए ऐसे ही समझा रहे हैं। जैसे इसमें मेन चीज क्या है? स्व कर्तव्य पालन। धर्म का मतलब यहाँ क्या हो जाता है? स्व कर्तव्य पालन, ठीक। धर्म का मतलब रिलीजन, मजहब, दुनिया भर की चीजें हैं, ठीक। यहाँ क्या है? धर्म और नैतिकता में कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि नैतिक दायित्वों की पूर्ति को यहाँ धर्म कहा जाता है। हम लोगों को ये कहा जाता है, संस्कृति में ये सिखाई जाती है कि आप नैतिक धर्म अपने पालन कर रहे हो, वही आपका धर्म है, ठीक है ना। नैतिक काम करते रहो, वही धर्म है। नैतिक वैल्यूज को मानते रहो, मतलब सत्य के पथ पे चलो, यही कहा जाता है ना। सत्य क्या है आपका? वैल्यूज है, नैतिक मूल्य है। तो नैतिक मूल्यों पे अगर आप चल रहे हो तो यही आपका धर्म है, यही आपका क्या कहलाता है? धर्म है। और वही आपका दायित्व कहलाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है, ठीक, क्लियर। सत्य के पथ पे चल रहे हो, ईमानदारी के पथ पे चल रहे हो, सत्य निष्ठा पे चल रहे हो, अपने काम के प्रति रुचि दिखा रहे हो, ये क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। यही चीज का आगे दिया हुआ है कि इसमें क्या है कि धर्म एक ऐसी व्यापक अभिवृत्ति है, ठीक है ना, जो मनुष्य के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। इसमें मेनली 3 चीज है, ठीक। पहला क्या है कि ज्ञानात्मक, ठीक है ना, नॉलेज बेस्ड, भावनात्मक यानी इमोशंस, ठीक है ना, इमोशन बेस्ड, ठीक। और तीसरा हमारा क्या है? क्रियात्मक, क्रियात्मक यानी पूजा पाठ, कर्मकांड, ठीक है ना। क्रियात्मक में कर्मकांड भी आएंगे, पूजा पाठ भी आएगा, ठीक है ना, क्लियर। वो सभी रूप हम लोग देख रहे हैं, ठीक, क्लियर। 3 चीजें जरूर डालिएगा धर्म में, 3 चीज जरूर डाल दीजिएगा। पहला क्या? ज्ञान, ठीक है ना, ज्ञानात्मक, नॉलेज बेस्ड ज्ञान, ठीक, नॉलेज बेस्ड धर्म हो गया, रिलीजन हो गया। दूसरा हमारा भावनात्मक, भक्ति और, ठीक, भक्ति मतलब ये भावना, ठीक है ना। भाई मीरा का क्या था? भाव ही तो था, इमोशन ही तो था, ठीक है ना, क्लियर। तो वो हम लोग क्या मानेंगे? भक्ति, ठीक। और क्रियात्मक पूजा पाठ, कई लोग कर्मकांड पे विश्वास रखते हैं, ठीक है ना, कर्मकांडों पे विश्वास रखते हैं। तो ओवरऑल ये भी किसमें आता है? पूजा पे आता है, ठीक। तो यहाँ 3 रूप हो गए। अब यहाँ क्या आता है कि धर्म के द्वितीय अर्थ में संबंध को समझा जाए कि धर्म और नैतिकता में संयोग का संबंध स्थापित होता है, ठीक। धर्म नैतिकता, कई लोग धर्म को नैतिकता से जोड़ देते हैं, और कई लोग धर्म को नैतिकता से अलग समझते हैं। कई लोग धर्म और नैतिकता का मिलना संयोग समझते हैं, ठीक, क्लियर। तो कई कंडीशंस यहाँ क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से 4 कंडीशंस क्रिएट होती है। पहला यानी ये कौन? पहला है हमारा क्या? पहला है धर्म और नैतिकता साथ साथ, ठीक है ना, धर्म और नैतिकता साथ साथ। धर्म क्या है? धर्म देखिए, महात्मा गांधी, राम, गुरु नानक, ईसा मसीह, जीवन दर्शन, इन लोगों का जीवन दर्शन है। महात्मा गांधी क्या कहते थे? महात्मा गांधी के 2 चीजें हैं। पहला क्या? सत्य और अहिंसा। सत्य को हमारा समाज क्या स्वीकृत करता है? बिल्कुल करता है। तो नैतिक मूल्य हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। दूसरा ये अहिंसा, अहिंसा को हमारा समाज स्वीकृत करता है कि नहीं?
नहीं करता है, करता है। ठीक, तो कहें आप कह रहे हैं नहीं करता है। अहिंसा, हाँ तो अहिंसा मैंने बोला। महात्मा गांधी हिंसात्मक थे क्या? हैं? ठीक, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? जो समाज में स्वीकृत है वही नैतिक मूल्य है। इसका मतलब धर्म और नैतिकता साथ साथ। तो इन लोगों का जो दर्शन था, आप एग्जाम्पल डाल सकते हो, आप एग्जाम्पल डाल सकते हो कि महात्मा गांधी, गुरु नानक, ईसा मसीह, इन लोगों का जो जीवन दर्शन है वो क्या हो गया? धर्म और नैतिकता साथ साथ। आगे आइए, आगे आइए। धर्म उपस्थित है पर नैतिकता नहीं है। ठीक है ना? जैसे IAS वाला आपने सुना होगा, ठीक? और हमारे यहाँ क्या कर्मकांड है, जितना बलि चढ़ाने वाला, ठीक है ना? क्लियर? बलि चढ़ा रहे हैं, ठीक? तो ये क्या है? ये कर्मकांड कहलाते हैं। इसमें क्या, देखिए, समाज की नजर में ये क्या है? अनैतिक है, लेकिन धर्म की नजर में क्या है? नैतिक है। धर्म की नजर में क्या है? नैतिक है। ठीक, क्लियर? अब जैसे आइए, जैसे कई लोग, जैसे आप आ जाओ पहनावे को, ठीक है ना? दो जैन समाज में दो हैं, एक है दिगंबर और एक है कौन? श्वेतांबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हो, जो दिगंबर है, वो दिशाओं को ही अपना वस्त्र धारण करते हैं, वो नग्न रहते हैं। ठीक, अगर नग्न रहना, ठीक है ना, नग्न रहना क्या नैतिक है? नहीं। ठीक, लेकिन धर्म है, धर्म है। जैन धर्म में नग्न रहना दिगंबरों में क्या है? नैतिकता मानी गई है। मानी गई है कि नहीं मानी गई? लेकिन आप उसको समाज की नजर में क्या मान रहे हो? अनैतिक मान रहे हो। तो आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हो कि जैन समाज में दिगंबर, जैन में, ठीक है ना, दिशाओं को ही वस्त्र मानकर नग्न रहते हैं। ठीक, ये किसको साबित करता है? ये मतलब प्रूफ कर रहा है किसको? ये धर्म को तो प्रूफ कर रहा है, लेकिन कहीं से भी समाज के रूप में नैतिकता नहीं है। ठीक भाई, उनकी नजर में पर्टिकुलर मानेंगे आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे तो क्या ये आप नैतिक मानोगे? अपने समाज में कभी नहीं मानोगे। ठीक है ना? क्लियर? आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है कि धर्म अनुपस्थित है किंतु नैतिकता मौजूद। नैतिकता क्या? देशभक्ति है। देशभक्ति आप नैतिक मानोगे कि अनैतिक मानोगे? नैतिक मानोगे। लेकिन किसी को गोली मार देना, हिंसा, हिंसा वही क्या है? अनैतिक। इनके कर्म अनैतिक थे, लेकिन इनका धर्म क्या था? नैतिक था, एक हिसाब से। ठीक है ना? तो मतलब नैतिकता मौजूद थी, लेकिन धर्म यहाँ क्या था? अनुपस्थित था। किसी की हत्या करना ये क्या है? अनैतिक है। ये धर्म कहीं से भी नहीं कहता। ठीक है ना? क्लियर? आगे आ जाइए। धर्म और अनैतिक दोनों अनुपस्थित हैं। धर्म और क्या? नैतिकता दोनों अनुपस्थित है। जैसे बलात्कारी व्यक्ति, ठीक है ना, और मासूम की हत्या करने वाले नक्सली, ठीक है ना, कोई भी रेपिस्ट होगा तो उसके में न धर्म है और न ही नैतिकता है। कोई बच्चे को अगर कोई नक्सलिस्ट जो है वो मार दे रहा है अबोध बालक को, तो फाइनली न उसके में धर्म है न उसके में नैतिकता है। ठीक है ना? तो मतलब चारों उदाहरण इससे हमारे मिल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक, न धर्म नैतिकता की शर्त है और न ही नैतिकता धर्म की शर्त है। दोनों में संयोग का संबंध है। ठीक है ना? मतलब क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ये ध्यान में रखिए। अब दो टर्म एग्जाम में आए हुए हैं और पूछे भी जाते हैं। क्या? ये दो टर्म है। पहला टर्म है धार्मिक नैतिकता, जिसको हम लोग रिलीजियस इथिक्स कह रहे हैं, और दूसरा हमारा है धर्मनिरपेक्ष नैतिकता, यानी सेक्युलर इथिक्स। ठीक है ना? सेक्युलर इथिक्स। अब आइए हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं धार्मिक नैतिकता में, रिलीजियस इथिक्स। इसके समर्थक कौन है? गांधी। ठीक है ना? क्योंकि समाज को लेकर के चल रहे हैं, धर्म भी साथ और नैतिकता भी साथ। ठीक, यहाँ जो साथ है उसी को धार्मिक नैतिकता कहा जाता है। ठीक है ना? क्लियर? इनमें गांधी थे, आपके लेस्डेन थे, ठीक है ना? इन लोगों के हिसाब से क्या था? ऐसा धर्म जो बुद्धि पर टिका रहता है, ठीक है ना, सदैव विनाश की ओर ले जाता है, लालच की ओर ले जाता है। जैसे देखिए,
बुद्धि पर टिकी हुई नैतिकता बड़े लालच व भय के सामने कमजोर सिद्ध हो जाती है। ठीक है ना। अब आप नैतिकता टिके हुए हो, जैसे मैं ईमानदार रहूंगा, ईमानदार रहूंगा, ईमानदार रहूंगा, बिल्कुल ईमानदार है। आप 1000 तक ईमानदार है, 2000 तक ईमानदार है, जहाँ 10,000 आ गया वहाँ क्या हो गए? बेईमान। तो ये नैतिकता किस पे टिकी है? बुद्धि पे। ठीक है ना, आपकी सोच पर। यहाँ नैतिकता बिक गई, उस जगह नैतिकता बिक गई। भ्रष्टाचार आपने आ गया, क्या भ्रष्टाचार समाज स्वीकार करता है? नहीं। तो नैतिक मूल्य रहा, धार्मिक भी नहीं रहा। ठीक है ना। धर्म हमारा ये नहीं कहता है कि हम भ्रष्टाचार से रहें। ठीक, तो फाइनली ये धार्मिक नैतिकता नहीं रही। इसी वजह से कहा गया है कि बुद्धि पर टिकी हुई नैतिकता वो धार्मिक नैतिकता नहीं कहलाएगी। आगे आइए, धर्म पर टिकी हुई नैतिकता व्यक्ति के विचारों पर के स्तर पर नहीं, बल्कि उनके मूल्यों और संस्कारों के स्तर पर, जो सामाजिक मूल्य हैं और संस्कार हैं उन पर ही निर्भर करेगी। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया? आगे आते हैं। धार्मिक व्यक्ति की नैतिकता का विचलन खतरा कम होता है। ऐसा धार्मिक, हाँ ये ध्यान दीजिएगा कि धर्म नैतिकता को मजबूती देता है, परंतु धर्म नैतिकता को अनैतिक भी बना देता है। ठीक है ना। जैसे धर्म के कारण समाज में वर्ण व्यवस्था जान ही रहे हैं आप। ठीक है ना, कि कौन कौन, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक हमारा वैश्य, एक हमारा शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था करती है। ठीक है ना, क्लियर। ये क्या है? ये धार्मिक व्यवस्था। ईश्वर ने जब भेजा था, हम धर्म किसको मानते हैं? ईश्वर को मान लेते हैं, क्योंकि ईश्वर को क्या मानते हैं? सद्गुण मानते हैं। सब गुण, सारी नैतिकता वहीं से है। जब ईश्वर ने भेजा था तो क्या हिंदू बना करके भेजा था, मुस्लिम बना के भेजा था? नहीं। ब्राह्मण बना के भेजा था, क्षत्रिय बना के भेजा था, वैश्य या शूद्र? नहीं। तो ये वर्ण व्यवस्था जो आई, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था जो आई वो कहाँ से आई? वो धार्मिक से आई। तो धर्म से नैतिक भी हो रहे हैं और अनैतिक भी हो रहे हैं। ठीक है ना, मतलब ये दोनों को डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना, धार्मिक नैतिकता। उसके बाद आइए कर्म कांड। भाई बलि हम लोग चढ़ा रहे हैं, नर बलि, पशु बलि, दुनिया भर की चीजें। ठीक, उसके बाद महिलाओं की निम्न स्थिति, महिलाओं की निम्न स्थिति। ठीक, चल ही रहा है। उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक उदाहरण आपको डालना पड़ेगा यहाँ। कौन? केरल में शनि देव का मंदिर, उसमें महिलाओं के जाने पे प्रवेश पर प्रतिबंध था। ठीक है ना, शबरीमाला। ठीक है ना, क्लियर। उसमें क्या था? प्रतिबंधित था, और ये प्रतिबंध हटाया गया बाद में। ठीक, ये क्या था? धर्म था, और धर्म के कारण ही महिलाओं की स्थिति यहाँ क्या थी? निम्न थी। ठीक, मानते हैं? क्लियर। तो ओवरऑल ये धर्म भी क्या बना रहा है? नैतिक भी बना रहा है और अनैतिक भी बना रहा है। आपको क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से भी आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, कि धर्म किस तरह मनुष्य को नैतिक और किस तरह मनुष्य को अनैतिक बनाता है। या ऐसे ही पूछ ले, धर्म मनुष्य को नैतिक बनाता है कि अनैतिक बनाता है? जस्टिफाई की, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों पक्ष रखने होंगे कि नैतिक कैसे बनाता है और अनैतिक किन उस पे बनाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। अभी मैं क्वेश्चन लेके भी आऊँगा। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन भी है, फिलहाल में समझे रहिए। दूसरा है हमारा धर्मनिरपेक्ष एथिक्स। जैसे कुछ हमारे दार्शनिक या राजनेता थे जो धर्मनिरपेक्ष नैतिकता को मानते हैं। महात्मा गांधी धार्मिक नैतिकता के पक्ष में, ठीक है ना, धार्मिक नैतिकता के पक्ष में थे। लेकिन वहीं जवाहरलाल नेहरू को देख लिया जाए तो वो धर्मनिरपेक्ष नैतिकता पर आधारित है। जैसे दिया हुआ है, धर्म और नैतिकता परस्पर विरुद्ध मानते हैं एक दूसरे को। कौन कौन मानते थे? जवाहरलाल नेहरू। इसमें इन दोनों लोगों के नाम जरूर डालिएगा, एग्जाम्पल डालने पे नंबर मिलते हैं, बार बार बोला जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के समर्थक मानते हैं कि मनुष्य धर्म को परलोकवादी बना देता है।
धर्मनिरपेक्ष वाले ये बोलते हैं, सेक्युलर पर्सन ये बोलते हैं कि भैया जो धर्म वाला होता है वो इस लोक का रह ही नहीं जाता है, वो परलोक का हो जाता है, दूसरे लोक का हो जाता है। कैसे, ये भी जानिए। ठीक, धर्म मनुष्य को परलोकवादी बनाता है, जबकि नैतिकता का संबंध इसी जगत से। भाई आपको इस समाज में रहना है, हमारे उसमें बनाया गया है कि हमारे पूर्वज चले गए, ठीक है ना, और हम लोग क्या कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, गोदान कर रहे हैं, ठीक है ना, ये धर्म है। तो धर्म जो है हमको परलोक वाली प्राप्ति करा रहा है, जो चले गए उनके पीछे आप भी जाइए। लेकिन नैतिकता क्या कह रहा है, नैतिकता तो आपको इसी समाज में रहना है ना, नैतिक है कि अनैतिक है वो आपको भी। तो नैतिक जो है हमें अपने समाज से मिल रहा है, परलोकवादी नहीं बना रहा है। ठीक, आगे आइए आप दूसरा समझ लीजिए। ठीक, इनके अनुसार धर्म शोषण की व्यवस्था बनाता है, जाहिर सी बात है, धर्म क्या कर रहा है, शोषण की व्यवस्था बना रहा है। ठीक, और अनैतिकता का अड्डा हो गया, ये सेक्युलर लोग कह रहे हैं, ठीक है ना, जो सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक, वो ये कहते हैं कि धर्म क्या है, शोषण का जरिया बनता जा रहा है, और ये क्या हो गया है, अनैतिकता का अड्डा हो गया। विभिन्न धर्मों में नैतिकता के भिन्न भिन्न दावे हैं, जिनमें अंतर विरोध है। अपने तर्क देते हुए उदाहरण देते हैं, जैसे कि यदि जैनों की अहिंसा नैतिक है, जैसे अहिंसा जैन में माना जाता है, लिया गया है अहिंसा, बौद्ध में भी अहिंसा लिया गया है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन विभिन्न धर्मों में विद्यमान हिंसा, जैसे इस्लाम में बकरीद कर दी गई, नर बलि कर दी गई, पशु बलि कर दी गई, तो ये सब क्या है, ये सब अनैतिक हो गया। निष्कर्ष के तौर पे यह कहा जा सकता है कि जहां धर्मनिरपेक्ष नैतिकता गतिशील है, गतिशील का मतलब क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल, ऑर्थोडॉक्स नहीं, ठीक है ना। हम लोग रूढ़िवादी को क्या कहेंगे, विपरीत गतिशील, विलोम याद रखिएगा, प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये सब भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। रूढ़िवादी गतिशीलता, ठीक है ना, उसका विलोम हो गया, ठीक, फ्लेक्सिबल। तो ये कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर लोग जो धर्म को नहीं मान रहे हैं, नैतिकता उनकी गतिशील है और वैज्ञानिक मनोवृत्ति पर आधारित है, परंतु इनमें विचलन का खतरा ज्यादा है। मतलब कि नैतिकता पर ही टिके रहेंगे ऐसा आवश्यक नहीं, ठीक है ना, क्लियर। वही धार्मिक नैतिकता अपने आधारों पर मजबूती से टिकी है, ठीक। इनमें रूढ़िवादिता का तत्व है, ऑर्थोडॉक्स नेचर है। यहाँ क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी था, गतिशीलता थी, और यहाँ क्या है, ऑर्थोडॉक्स नेचर है। आप दो ऐसे बना लोगे, एक सेक्युलर बना लोगे, एक रिलीजियस बना लो, ठीक है ना। और यहाँ लिख दोगे सेक्युलर वाले में फ्लेक्सिबिलिटी, और यहाँ क्या लिखोगे, ऑर्थोडॉक्स नेचर, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद आदर्श स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि नैतिकता में धर्म वाली मजबूती हो, किंतु कुरीतियां न हो, ठीक है ना, कि हम दिगंबर बन जा रहे हैं, ठीक है ना, और बलि दे रहे हैं, ये सब सती प्रथा हो रहा है, ठीक है ना, ये सब नहीं होने की, ये कुरीतियां नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, है, हाँ, दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए, दुनिया भर की चीजें माने चले जा रहे हैं, ठीक है ना, हाँ, है क्या है, शादी में देख लेंगे सर, हाँ, ठीक, चलिए, तो ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ये टॉपिक क्या था, धर्म और नैतिकता, और धार्मिक नैतिकता और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। अब आते हैं एग्जाम के क्वेश्चन में, एग्जाम में क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। एग्जाम में ये पूछा गया है, देखिए, धर्म से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, व्हाट इज रिलीजन, धर्म से आप क्या समझते हैं। धार्मिक नीति शास्त्र यानी रिलीजियस एथिक्स और धर्मनिरपेक्ष नीति शास्त्र यानी सेक्युलर एथिक्स को स्पष्ट किया। अभी पूर्व में हम लोग यही पढ़े, एक और क्वेश्चन यही है। अब देखिए प्रश्न विचार क्या है, कह रहा है कि धर्म को परिभाषित करें, इसमें धार्मिक नीति शास्त्र एवं धर्मनिरपेक्ष नीति शास्त्र की व्याख्या करें। इससे पूर्व भूमिका में
धर्म शब्द के मायने लिखते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए। ठीक है ना, क्लियर? तो मतलब धर्म को समझाना है। आपको मैंने बताया था जो समाज में स्वीकृत कार्य है, नैतिक मूल्य है, वही धर्म कहलाएंगे। ठीक है ना, क्लियर? जो जिसे समाज अच्छा मानता है, ठीक, वही चीज हुई। अब आ जाइए, भारतीय परंपरा में धर्म शब्द के अर्थ लिए जाते हैं जिनमें स्वभाव, कर्तव्य, उसमें क्या था, स्व कर्तव्य बोध, ठीक है ना, क्लियर, मजहब, तीनों शामिल होते हैं। ठीक, और धर्म में मैंने आपको ये भी बताया था, 3 चीजें और बताई थी, एक ज्ञान, एक भाव और एक कर्म। यही तो था। ठीक, क्रिया यानी जिसको कहा जाता है कर्म या क्रिया। एक ज्ञान, एक भाव यानी इमोशन और एक क्रिया यानी कर्म। ठीक, तो ये 3 चीज भी डालिएगा, इसी वजह से एक्स्ट्रा दे दिया गया। ठीक है ना, जितना उत्तर को संक्षिप्त में और अच्छी तरीके से बनाएंगे, फ्लो चार्ट टाइप का अच्छा लिखाएगा। ठीक है ना, क्लियर? ये 3 भी डाल दीजिएगा। स्वभाव के रूप में प्रयुक्त धर्म का शब्द का अर्थ व्यक्ति की सहजता और अंदरूनी व्यक्तित्व को दिखाता है। ठीक है ना, व्यक्ति कितना सहज है। ठीक है ना, ये स्वभाव हो गया। फिर उसके बाद कर्तव्य का अर्थ है धर्म शब्द नैतिक दायित्वों के अनुपालन से। मजहब अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन से, मतलब ये धर्म अलग अलग संप्रदाय है। ठीक है ना, वास्तविकता यह है कि धर्म और नीति शास्त्र 2 स्वतंत्र अवधारणाएं यानी कंसेप्ट्स हैं। ठीक है ना, ये जहां एक का दूसरे पर टिके रहना अनिवार्य नहीं है। मैंने आपको 4 कंडीशंस दे दी। ठीक है ना, धर्म और नैतिकता साथ साथ, वो आप डाल दीजिएगा। ठीक है ना, धर्म नैतिकता साथ साथ, तो कहीं धर्म है तो कहीं नैतिकता नहीं है, तो कहीं नैतिकता है तो कहीं धर्म नहीं है, कहीं दोनों नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब चारों कंडीशंस आप यहाँ डाल दो। उसके बाद दिया हुआ है कि जहाँ एक दूसरे पर टिके रहना अनिवार्य नहीं है, दूसरे शब्दों में इनके बीच में सभी संबंध संभव है जो तार्किक स्तर पर इन्हीं 2 धारणाओं के बीच संभव है। आगे आ जाते हैं, धार्मिक नीति शास्त्र का पक्ष, जो मजबूती धर्म पर आधारित नीति शास्त्र में होती है वह धर्म निरपेक्ष नीति शास्त्र में नहीं होती। हमने आपको बताया था कि धार्मिक नीति शास्त्र आपको एक आधार प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, लेकिन सेक्युलर आपको कभी भी आधार प्रदान नहीं करेगा, मजबूती प्रदान नहीं करेगा। लेकिन उसी जगह धार्मिक क्या करेगा, ऑर्थोडॉक्स आपको बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑर्थोडॉक्स बनाएगा। और उसी जगह अगर आप इसको दोगे तो ये आपको क्या बना रहा है, ये आपको फ्लेक्सिबल बना रहा है, गतिशील बना रहा है। ठीक है ना, यू आर फ्लेक्सिबल विद अदर रिलीजन्स, आप अलग अलग धर्मों के साथ फ्लेक्सिबल हो। ठीक है ना, आपको हिंदू भी स्वीकार है, मुस्लिम भी स्वीकार है, सिख भी स्वीकार है, ईसाई भी, जैन भी, बौद्ध भी, सभी धर्म स्वीकार है। लेकिन आप रिलीजियस हो गए, धार्मिक हो गए, तो क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी? नहीं रहेगी। आप आपत्ति हर चीज पे करो। ठीक है ना, क्लियर? तो केवल अपने धर्म के लिए ही आप जियोगे, मरोगे, लेकिन वहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाएगी, तो वही सेक्युलर हो गया। आगे आते हैं, आगे दिया हुआ है इसमें, यदि हम बुद्धि और तर्क के स्तर पर नैतिक अनैतिक का निर्णय करते हैं तो इसमें समस्या यह है कि हमारी बुद्धि बहुत बड़े प्रलोभन के सामने कमजोर पड़ जाती है। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया था कि 1000 में आप नैतिक हैं, 2000 में नैतिक हैं, 5000 में नैतिक है, लेकिन 10,000 में आप अनैतिक हो गए कि नहीं हो गए? तो ये प्रलोभन है। ये क्या है? प्रलोभन है। आगे आइए, इसके उलट यदि व्यक्ति किसी धर्म में गहरी निष्ठा होगी तो वह यह मानता है कि संपूर्ण संसार का नियामक प्रभु ही है। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया? ऑर्थोडॉक्स हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी रह गई? नहीं रह गई। मतलब गहरी निष्ठा जहां आई, आप गहरे इमोशन में चले गए तो आप ऑर्थोडॉक्स हो गए। ठीक है ना, आप खाना खा के ही पानी पियोगे, पहले नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि पहले पीना पाप हो जाएगा। ठीक है ना,
क्लियर? तो ये चीजें हो जाती हैं। आगे आइए, दिया हुआ है उसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये ऑर्थोडॉक्स नेचर है, ठीक है ना? ये दुनिया भर की चीजें। फिर आप आगे आइए, यहाँ पे आ जाइए। धर्मनिरपेक्ष नीति शास्त्र का पक्ष दिया है। नीति शास्त्र धर्म तटस्थ होता है, उस पर आधारित, ठीक है ना? क्लियर? और इसके मायने में ये क्या है? अनैतिक, ठीक? पहले वाला। और ये क्या है? इसमें अलग अलग दिया हुआ है, आप एक बार इसे देख लेंगे, ठीक है ना? क्लियर? जो मैंने पीछे समझाया है वही है यहाँ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है ना? क्लियर? इसे आप लोग घर पे देखिएगा, नहीं समझ में आता है तो, ठीक है ना? आई एम ऑलवेज फॉर यू, ठीक? चलिए आगे। अब हम लोग का टॉपिक है क्या है? नीति शास्त्र के विविध आयाम।